हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। तो आज बघेल फिजिक्स क्लासेस में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का थर्ड लेक्चर। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ वाईडीएसई यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो लास्ट टर्म में मैंने आपको कोरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो हम लोग को उसका पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस का, जिसको हम लोग कहते हैं डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट। ये लास्ट टर्म में डिस्कस हुआ था कि दो मेथड होते हैं कोरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस करने के, डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट और डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। जिन बच्चों ने ना देखा हो तो वो ऑप्टिक्स का 01 और 02 लेक्चर देख लें। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो जैसे अगर हम मान लें यहाँ पर कि ये एक कोई मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स है S, इसके आगे कोई हमने एक ऐसे कोई वुडन या कोई दफ्ती का ऐसे कोई टुकड़ा लगाया और S से इक्वल डिस्टेंस पर हमने इसमें दो नैरो होल कर दिए, ठीक, जो S से इक्वल डिस्टेंस पर हो, ठीक। तो एक ये स्लिट्स कहते हैं इन्हें, S1 हिंदी बोलते हैं रेखा चित्र, इंग्लिश में क्या कहते हैं स्लिट। तो ये हमने यहाँ पर दो नैरो होल कट कर लिए, S1 और S2, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर दो नैरो होल कट कर लिए, ठीक है। और फिर ये S1 S2 S से इक्वल डिस्टेंस पे, तो S से चलने वाली जो वेव S1 पर पहुँचेगी और S2 पर पहुँचेगी वो इक्वल पाथ तय करके जाएगी। उनके बीच का पाथ डिफरेंस 0 होगा। S1 S2 पर पहुँचने पर पाथ डिफरेंस 0 होगा तो फेज डिफरेंस भी 0 होगा, ठीक। तो S1 S2 से जो वेव निकलेंगी, ठीक, तो इससे वेव निकलेगी, इससे भी वेव निकलने लगेगी, तो ये दो नए सोर्स हो जाएंगे लाइट के। और वो कैसे होंगे? कोरेंट सोर्स होंगे। तो इनसे निकलने वाली लाइट रेस के बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस जो है वो क्या है? 0 है। यानी S1 S2 ऐसी वेव इमिट कर रहे हैं जिनके बीच का फेज डिफरेंस 0 है निकलते समय, ठीक। और फिर S1 S2 के मिडिल पॉइंट, मान लीजिए इसको नाम दे दें O से कैपिटल D डिस्टेंस पर कोई स्क्रीन रखी है, ठीक है। S1 S2 के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो हमने मान लिया 2D है। 2D है तो S1 से O तक की डिस्टेंस D हो जाएगी और S2 से O तक की डिस्टेंस भी D हो जाएगी, क्लियर। अब S1 से चलने वाली जो रे स्क्रीन के सेंटर C पर पहुंचेगी तो जितना पार्ट ट्रेवल करके वो आएगी, S2 से चलने वाली जो C पर पहुंचेगी उतना ही पार्ट ट्रेवल करके वो भी आएगी। यानी S1 S2 से चलने वाली वो रे जो स्क्रीन के सेंटर C पर पहुंचेंगी, दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस 0 होगा। तो इस पार्ट डिफरेंस के कारण पार्ट डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस भी 0, यानी इस पार्ट डिफरेंस है ही नहीं तो कोई फेज डिफरेंस यहाँ भी क्रिएट नहीं हुआ। S1 S2 से सेम फेज में निकल ही रही थी वेव और C तक जाते जाते उनके बीच कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। इसका मतलब C पर वो हमेशा सेम फेज में पहुँचेंगी, समान कला में। उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 होगा और नेट फेज डिफरेंस भी 0 होगा। तो फेज डिफरेंस 0 है और जब 0 फेज डिफरेंस होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो C पर पहुंचने वाली वेव हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, तो C पर हमेशा एक ब्राइट फ्रिंज जो है बनेगी, ठीक। तो ये जो ब्राइट फ्रिंज यहाँ बनेगी इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक। अब इसके ऊपर ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनती है, नीचे भी ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनती हैं, ठीक। तो कहाँ पर कौन सी फ्रिंज बनती है और उन फ्रिंज की विड्थ क्या होती है ये देखने के लिए हमने स्क्रीन पर मान लीजिए एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये P ले लिया। मान लीजिए सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो है वो XM है, तो हमने सेंटर से इसकी डिस्टेंस XM मान ली और हम ये देखना चाहते हैं कि पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंज बन रही होगी या डार्क फ्रिंज बन रही होगी, ठीक। तो उसके लिए देखिए S1 से चलने वाली जो रे P पर पहुंचेगी और S2 से चलने वाली जो रे P पर पहुंचेगी
हमें ये तो पता है कि S1 S2 से निकलने वाली वेव सेम फेज में निकल रही है, यानी निकलते समय इनके बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो जब ये पॉइंट P पर पहुंची तो S1P पाथ की तुलना में S2P पाथ जो है वो ज़्यादा लंबा है। तो S2P पाथ जो है वो ज़्यादा लंबा अगर है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ जो है वो पाथ डिफरेंस होगा, और इस पाथ डिफरेंस के कारण P पर पहुंचने तक इनके बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम निकालते हैं कि S1 S2 चलने की ओर P पर पहुंची, उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है। अब पाथ डिफरेंस माने पाथ में डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम S2P पाथ की लेंथ निकालें और S1P पाथ की लेंथ निकालें, और इसको क्या कर दें हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें। ठीक, तो उसके लिए अगर हम S1 पॉइंट से स्क्रीन पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो मान लीजिए ये परपेंडिकुलर जो है ये M पॉइंट पर गिरता है, और ऐसे ही S2 पॉइंट से स्क्रीन पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर जो है ये N पॉइंट पे गिरता है। तो अगर हम ये ट्राइंगल देखें PS2N, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसका ये हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण हम लोग निकाल लें, यही तो S2P पाथ की लेंथ होगी। तो ट्राइंगल इन ट्राइंगल PS2N में, इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो S2P का स्क्वायर इक्वल टू होगा S2N का स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर। ठीक भाई, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाया कि उसमें हम लगा दिए हम लोगों ने। ठीक, अब देखिए S2P का स्क्वायर इक्वल टू S2N कितना है, S2 से N तक की दूरी O से C तक की डिस्टेंस के बराबर होगी, जो कि स्क्रीन से स्लिट तक की डिस्टेंस D हमने मानी है। ठीक, तो D का स्क्वायर प्लस PN, P से N तक की डिस्टेंस अगर देखें ये XM है, और ये जो डिस्टेंस है CN ये OS2 के बराबर होगी कि नहीं होगी, जो कि D है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस XM, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस जो है वो D है, स्मॉल d। ठीक, तो XM प्लस स्मॉल d, XM प्लस स्मॉल d का होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत हो। ठीक, अब D स्क्वायर हम इससे कॉमन ले लेंगे, तो S2P का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, D स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस XM प्लस स्मॉल d का होल स्क्वायर अपॉन D का स्क्वायर, तो हम इसको XM प्लस स्मॉल d अपॉन कैपिटल D का होल स्क्वायर ऐसे करके लिख दिया। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका रूट ले लेंगे, हमें तो S2P निकालना है ना, तो S2P D स्क्वायर का रूट D हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस XM प्लस स्मॉल d अपॉन कैपिटल D का होल स्क्वायर, इसकी होल पावर 1/2। अब अगर हम ये माने कि स्लिटों से स्क्रीन जो है, स्लिट S1 S2 से स्क्रीन काफ़ी अधिक डिस्टेंस पर है, यानी कैपिटल D की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, बहुत दूर रखा है पर्दा। ठीक, तो कैपिटल D अगर बड़ी डिजिट होगी तो XM प्लस स्मॉल d में बड़ी डिजिट से डिवाइड करेंगे तो ये डिजिट बहुत स्मॉल हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, और उसका भी स्क्वायर है तो ये और स्मॉल हो जाएगी। तो अगर आप देखें तो ये बाइनोमियल का फॉर्म बन रहा है, जिसमें 1 प्लस इस पूरे को x मानिए, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, 1 प्लस एक्स की होल पावर n। इसको अगर बाइनोमियल से एक्सपेंड करें, जबकि x बहुत स्मॉल हो, तो आप जानते हैं हम x की हायर पावर को नेगलेक्ट कर देते हैं, और 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपेंशन केवल कहाँ तक जाता है, 1 प्लस nx। अगला जो टर्म होता है n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो x बहुत स्मॉल होने के कारण उसकी हायर पावर नेगलेक्ट हो जाती है, जानते हैं आप लोग। ठीक, तो यहाँ 1 प्लस एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, x का रोल प्ले कर रहा है XM प्लस स्मॉल d अपॉन कैपिटल D का होल स्क्वायर ये, और स्क्रीन अगर बहुत दूर है, कैपिटल D बड़ी डिजिट है, तो ये बहुत छोटा टर्म होगा। तो यहाँ पर 1 प्लस और x जो है वो बहुत स्मॉल है, तो हम लोग 1 प्लस एक्स की पावर n को कहाँ तक ले जाएंगे, केवल 1 प्लस nx तक। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम लोग इसको लिख देंगे S2P इक्वल टू कैपिटल D ऐसे ही रहा, 1 प्लस n, n यानी पावर है 1/2,
1 प्लस एन एक्स, एक्स की वैल्यू है एक्सएम प्लस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर और अपॉन में भी इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इस कैपिटल डी को अगर अंदर ले जाएं तो S2P की वैल्यू आ जाए कैपिटल डी 1/2 एक्सएम प्लस स्मॉल डी का होल स्क्वायर अपॉन डी का इसमें मल्टीप्लाई हुआ, डी आ गया, डी यहाँ आएगा तो स्क्वायर कैंसिल होकर डी बचेगा। तो ये हम लोगों ने S2P पाथ की लेंथ निकाल ली। जैसे आपने S2P पाथ की लेंथ निकाली, ठीक वैसे ही हम लोग S1P पाथ की भी लेंथ निकाल लेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल से, ठीक है। तो अब हम लोग ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल PS1N, ट्राइंगल PS1N में अगर हम लोग देखें तो S1P का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो S1P का स्क्वायर इक्वल टू S1M का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मिलकर इसका स्क्वायर होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ठीक। वैल्यू पुट करिए, S1M, S1 से M तक की डिस्टेंस, तो स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस कैपिटल D के बराबर हो जाएगी, डी स्क्वायर प्लस PM कितना होगा जरा ध्यान दीजिए, ये XM है उसमें से ये माइनस कर दे, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस D के क्या होगी, बराबर होगी, ठीक। थोड़ा सा ये ऐसे तिरछा हो गया है, इसको अगर सुधार लिया जाए, परपेंडिकुलर यहाँ कहीं आएगा, ठीक। तो वही मैं समझा रहा हूँ, ठीक, कि ये XM है उसमें से ये स्मॉल डी माइनस कर दीजिए, ये डिस्टेंस कितनी है स्मॉल डी, पूरी डिस्टेंस 2D, तो ये हाफ डिस्टेंस डी होगी ना, तो इस XM में से स्मॉल डी घटा दीजिए, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, XM माइनस स्मॉल डी, तो ये हो जाएगा XM माइनस स्मॉल डी का होल स्क्वायर। तो जैसे S2P आया था देखिए डी स्क्वायर प्लस XM प्लस डी का होल स्क्वायर, यहाँ है डी स्क्वायर प्लस XM माइनस डी का होल स्क्वायर। बाकी आगे वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसको डी स्क्वायर कॉमन लेंगे, फिर बाइनोमियल लगाएंगे, डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस XM माइनस स्मॉल डी का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर होगा, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया XM माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी का होल स्क्वायर। फिर आप इसका रूट ले लेंगे, जब रूट लेंगे तो इधर S2P बचेगा, डी स्क्वायर का रूट डी हो जाएगा और इसकी होल पावर 1/2 हो जाएगी। फिर बहुत दूर रखे पर्दे के लिए कैपिटल डी बहुत बड़ी डिजिट होगी, तो ये पूरा टर्म बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो ये 1 प्लस एक्स की पावर n कहाँ तक जाएगा, केवल 1 प्लस nx तक। तो S1P इक्वल टू डी 1 प्लस n, यहाँ नीचे लिख देंगे एक्सपेंडिंग बाई बाइनोमियल एंड नेग्लेक्टिंग हायर पावर टर्म्स, यानी बाइनोमियल से एक्सपेंड कर रहे हैं और हायर पावर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा XM माइनस 1 प्लस n की वैल्यू है 1/2, और x की जगह ये XM माइनस डी का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर अलग कर लिया, ठीक, होल स्क्वायर था। अब इस कैपिटल डी का अंदर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो S1P पाथ की लेंथ निकल आएगी d प्लस हाफ XM माइनस स्मॉल डी का होल स्क्वायर अपॉन डी का इसमें मल्टीप्लाई हुआ, डी आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे डी से स्क्वायर कैंसिल होकर नीचे डी आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने S1P पाथ की लेंथ भी निकाल ली। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को? इक्वेशन नंबर 2, और ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो हमने S2P पाथ की लेंथ निकाली, S1P पाथ की लेंथ निकाली, और अब हम लोग S2P में से S1P क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा पाथ डिफरेंस निकल आएगा। तो अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसके बाद हमें इसे इरेज करना पड़ेगा, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट?
तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ज़रा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब हम लोग पाथ डिफरेंस निकालते हैं यहाँ पर। पाथ डिफरेंस के लिए हम ऐसे डेल्टा से दिखा दें तो ये हो जाएगा S2P माइनस S1P। S2P की वैल्यू ये लिखी हुई है, कैपिटल D प्लस हाफ XM प्लस स्मॉल d का होल स्क्वायर अपॉन d, और माइनस S1P की वैल्यू ये लिखी हुई है, कैपिटल D प्लस हाफ XM माइनस स्मॉल d का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल D। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये दोनों टर्म निगेटिव हो जाएंगे, तो ये माइनस d प्लस d से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये जो 1/2d जो है, ठीक, ये इससे क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। देखिए पाथ डिफरेंस d से d कैंसिल हो जाएगा और 2d हम कॉमन ले लें, 1/2d, सॉरी नीचे है ना 2d, ठीक, तो 1/2d कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा XM प्लस स्मॉल d का होल स्क्वायर माइनस उससे बचेगा XM माइनस स्मॉल d का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा XM स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2XMD, ये हो जाएगा XM स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2XMD। लेकिन जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो XM स्क्वायर d स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा और वो इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका 2XMD और इसका 2XMD जो है वो जुड़ करके 4XMD हो जाएगा, ठीक। तो डेल्टा जो आएगा वो आएगा 1/2d इंटू 4XM स्मॉल d। 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा पाथ डिफरेंस निकल करके आ जाएगा। डेल्टा इक्वल टू 2XM स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू भी याद रखिए कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में S1 S2 सेलेनियली रे अगर स्क्रीन के किसी पॉइंट P पर पहुंचती हैं तो उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है वो इतना होता है। ये याद रहेगा तो कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह में आपको फ़ायदा होगा। 2XM स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, इतना पाथ डिफरेंस है पॉइंट P पर पहुंचने पर, ठीक। पाथ डिफरेंस आपने निकाल लिया। अब पाथ डिफरेंस से भी हम मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन देख सकते हैं, ठीक। पढ़ा है हम लोगों ने कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस जो होता है वो 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 होता है, उससे भी देख सकते हैं। और चाहे तो इसी से हम लोग फेज डिफरेंस निकाल लें। फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, 2π/λ और पाथ डिफरेंस की वैल्यू आई है 2XM स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा फेज डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस की वैल्यू मान लीजिए 5 से दिखाएं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 4πXM स्मॉल d अपॉन d लैम्डा, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? तो ये आ गया फेज डिफरेंस कि दोनों वेव जब पॉइंट P पर पहुंचेंगी तो उनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो कितना होगा, 4πXM स्मॉल d, ठीक, d लैम्डा अपॉन 4πXM स्मॉल d, d लैम्डा, ठीक है। ये आपका फेज डिफरेंस निकाल लिया हम लोगों ने।
कोई दिक्कत हो बताइए। ठीक, अब आप मान लें अगर कि मान लें कि पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, पॉइंट P पर अगर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, ठीक, यानी वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो फॉर ब्राइट फ्रिंज अगर हम मान लें कि पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तब तो जो फेज डिफरेंस है, आपको याद होगा कि संपोषी विकिरण के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस जो है वो 2m पाई होता है, जहाँ m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होती है, वेयर m इक्वल टू, चलिए यहाँ पे नहीं लिख रहे, बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि फॉर ब्राइट फ्रिंज फाई इक्वल टू 2m पाई होता है, और अगर हम मान लें कि पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो फिर तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 2m पाई होगा। ठीक, लेकिन फेज डिफरेंस तो इतना निकला है, तो फेज डिफरेंस जो निकाला है आप वो रख दीजिए यहाँ पर, 4 पाई xm स्मॉल d अपॉन d लैम्डा इक्वल टू 2m पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल होकर 2 बचेगा, तो ये ऊपर आएगा और 2 स्मॉल d नीचे आ जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ से xm की वैल्यू आ जाएगी m d लैम्डा अपॉन 2d। xm क्या है? पॉइंट P की स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस है। अभी तक तो हम लोग यही कह रहे थे कि ये पॉइंट P की स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस है, लेकिन अभी हमने माना हुआ कि पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है। ठीक, तो ये आप कह सकते हैं ये किसी ब्राइट फ्रिंज की स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस है, कि कोई ब्राइट फ्रिंज स्क्रीन के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर बनेगी। ठीक, और आप जानते हैं कि यहाँ पर m की वैल्यू जो होती है वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे m की पहली वैल्यू रखेंगे तो पहली ब्राइट फ्रिंज सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर बनेगी निकल आएगा, और m की पहली वैल्यू 0 है, 0 रखोगे तो xm बराबर 0 आया, यानी पहली ब्राइट फ्रिंज सेंटर से 0 डिस्टेंस पर बनेगी, यानी पहली ब्राइट फ्रिंज सेंटर पे ही बनेगी। वो तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि S1 से चलने वाली जो रे C पर पहुँचती है और S2 से चलने वाली जो रे C पर पहुँचती है, इन दोनों के पाथ इक्वल हैं, दोनों इक्वल पाथ ट्रैवल करते हैं, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? 0। पाथ डिफरेंस 0 यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहाँ पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज बननी है, चाहे आप कोई भी वेवलेंथ यूज़ करिए, C पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो इसलिए इसे पहली नहीं कहते, इसे सेंट्रल कहते हैं। ठीक, तो अब हम ये कह सकते हैं, अभी तक हम ये कह रहे थे कि ये स्क्रीन के सेंटर से किसी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालने फार्मूला है। अब हमें पता है कि सेंटर पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज ही बनती है और इसे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कोई ब्राइट फ्रिंज कितनी डिस्टेंस पर बनेगी उसको निकालने का फार्मूला है। जैसे पहली ब्राइट फ्रिंज कितनी डिस्टेंस पर बनेगी तो m इक्वल टू 1 रखेंगे, सेकेंड कितनी डिस्टेंस बनेगी तो m इक्वल टू 2 रखेंगे, थर्ड कितनी डिस्टेंस बनेगी 3 रख देंगे हम लोग। ठीक, अब जैसे मान ली निकल के आया कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज सेंटर से 5 सेंटीमीटर बनेगी। ठीक है, तो सेंटर से ऊपर भी ब्राइट डार्क बनती है और नीचे भी ब्राइट डार्क बनती है। तो अगर थर्ड ब्राइट फ्रिंज सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर बन रही है तो नीचे वाली थर्ड ब्राइट फ्रिंज भी 5 सेंटीमीटर नीचे ही बनेगी। ठीक है, सी के ऊपर भी ब्राइट डार्क बनती है और सी के नीचे भी ब्राइट डार्क बनती है। ऊपर वाली पांचवी अगर यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है तो नीचे वाली पांचवी भी 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही होगी। ठीक, तो ये हम लोगों ने ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला निकाल लिया। अब इसी में मैं अगर आपको कर दूं डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला, फॉर डार्क फ्रिंज, अगर डार्क फ्रिंज निकालने का फार्मूला देखा जाए तो अगर हम ये माने कि पॉइंट P पर डार्क फ्रिंज बन रही है, डार्क फ्रिंज बनने का मतलब वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तब तो फिर ये जो फेज डिफरेंस है ये बराबर होना चाहिए 2m-1 पाई के, पाई का ऑड मल्टीपल, और यहाँ m की वैल्यू क्या होती है 2m-1 लिखा है तो m की वैल्यू 1, 2, 3 चालू होती है। तो अगर आप कह रहे हैं कि पॉइंट P पर डार्क फ्रिंज बन रही है, पॉइंट P पर डार्क फ्रिंज बन रही है, वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है ये बराबर होगा 2m-1 पाई के, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यही फेज डिफरेंस होता है। तो जो फेज डिफरेंस तुमने फाई की वैल्यू निकाली वो यहाँ रखिए, तो फाई की वैल्यू रखेंगे जब हम लोग 4 पाई xm स्मॉल d अपॉन d लैम्डा इक्वल टू 2m-1 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से xm की वैल्यू आएगी 2m-1 d लैम्डा अपॉन 4d।
ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। और नीचे वेयर m इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक्सएम क्या है? सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस। सेंटर पे बनती है सेंट्रल राइट फिन और P पर अभी हमने माना है डार्क फिन बन रही है, तो इसका मतलब सेंट्रल राइट फिन से कोई डार्क फिन कितनी डिस्टेंस पर बनती है, ये उसको निकालने का फार्मूला है। ये सेंट्रल फिन से ब्राइट फिन की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है, ये सेंट्रल फिन से डार्क फिन निकालने का फार्मूला है। पहली डार्क फिन कितनी डिस्टेंस बनेगी, तो m की पहली वैल्यू 1 रखेंगे, दूसरी कितनी दूरी बनेगी तो 2 रखेंगे, थर्ड 3 रखेंगे। यानी इसमें भी जिस नंबर की ब्राइट फिन की पोजीशन पूछे m की वैल्यू वही रखते हैं। हालांकि चालू यहाँ 0 से होता है, लेकिन 0 रखने पर जो आता है उसे सेंट्रल कहा गया, पहली नहीं कहा गया। तो पहली कब मिलेगी? 1 रखने पर ही। इधर भी पहली कब मिलेगी? 1 रखने पर। यानी दोनों फार्मूलों में जिस नंबर की ब्राइट या डार्क फिन की पोजीशन पूछता है, m की वही वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक, सबकी समझ में आ गई बात? तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ब्राइट और डार्क फ्रिंज कहाँ कहाँ बनेगी स्क्रीन पर, कहाँ ब्राइट बनेगी, कहाँ डार्क बनेगी, उसको निकालने के फार्मूले हम लोगों ने निकाल लिए। अब हम लोग बात करेंगे फ्रिंज विड्थ की। ठीक, तो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला निकालना है हम लोगों को, तो चलिए फ्रिंज विड्थ का फार्मूला निकाल लेते हैं। फ्रिंज विड्थ कहते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। दो सक्सेसिव ब्राइट या दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही फ्रिंज विड्थ कहलाती है। आप कहते हो हमें निकालना है 5वीं ब्राइट फ्रिंज सेंटर से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ m बराबर 5 रखेंगे। 6 कितनी दूरी पर है, तो 6 रखेंगे। तो अभी यहाँ m लिखा होता है, इसका मतलब ये क्या है, ये mth ब्राइट फिन की सेंटर से डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी। अब mth ब्राइट फिन सेंटर से कितना ऊपर बन रही है, xm डिस्टेंस ऊपर बन रही है। तो उसके ठीक बाद वाली यानी m प्लस 1th कितनी डिस्टेंस ऊपर बनेगी, तो उसके लिए यहाँ पे m की जगह m प्लस 1 रख देंगे। ठीक, तो mth ब्राइट फिन कितनी डिस्टेंस पर बनती है, उसका फॉर्मूला है xm इक्वल टू m d लैम्डा अपॉन 2d। तो उसके ठीक बाद वाली m प्लस 1th कितनी दूरी बनेगी, तो जैसे mth ब्राइट फिन की डिस्टेंस को xm से दिखा रहे हैं, m प्लस 1th ब्राइट फिन की डिस्टेंस को xm प्लस 1 से दिखा देंगे। तो 5वीं तो m बराबर 5 रखते, 6th तो 6 रखते, 7 तो 7 रखते। अभी m प्लस 1th कितनी ऊपर बनेगी, तो यहाँ m की जगह m प्लस 1 रख देंगे, m प्लस 1 d लैम्डा अपॉन 2d। और इसकी तुलना में ये ज़्यादा है, यहाँ m यहाँ m प्लस 1 है, यानी mth ब्राइट फिन जितना ऊपर बन रही है m प्लस 1 है, इससे थोड़ा और ऊपर बनेगी। मान लीजिए यहाँ कहीं ये xm प्लस 1 हो जाएगा आपका, ये मतलब ये mth ब्राइट फिन है यहाँ पर और m प्लस 1 है यहाँ, ये दूरी xm है, ये दूरी xm प्लस 1 हो जाएगी। तो अगर हम इस xm प्लस 1 में से xm माइनस कर दें तो ये दो सक्सेसिव ब्राइट फिन के बीच की डिस्टेंस आएगी, और दो सक्सेसिव ब्राइट फिन के बीच की डिस्टेंस ही तो फ्रिंज विड्थ कहलाती है। ठीक, तो फ्रिंज विड्थ को W या बीटा से दिखाते हैं, और इसके लिए xm प्लस 1 में से xm माइनस कर दें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस xm प्लस 1, उसमें xm माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगी। ठीक, xm प्लस 1 m प्लस 1 d लैम्डा अपॉन 2d माइनस m d लैम्डा अपॉन 2d। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद में फ्रिंज विड्थ W या बीटा इससे दिखाएं आप, d लैम्डा अपॉन 2d कॉमन हो जाएगा, m प्लस 1 इससे बचेगा माइनस m, और हमने
डी लैम्डा अपॉन 2d कॉमन ले लिया, m से m कैंसिल हो गया, तो विड्थ आ गई डी लैम्डा अपॉन 2d। तो ये हम लोगों ने विड्थ का फॉर्मूला जो है वो निकाल लिया। क्लियर हो गई बात आपको? ये हम लोगों ने ब्राइट फ्रिंज से निकाला है। अगर आप दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस भी निकालें, डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालने का ये फॉर्मूला है। ये किस नंबर की डार्क फ्रिंज है? सेंटर से mth डार्क फ्रिंज कितना ऊपर बन रही है, क्योंकि इसमें भी अगर 5वीं डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालनी है तो m बराबर 5 रखेंगे, 6 की निकालनी 6 रखेंगे। तो अभी यहाँ m लिखा है, इसका मतलब mth डार्क फ्रिंज कितना ऊपर बन रही है। तो उसके ठीक बाद वाली m+1h कितना ऊपर बनेगी, तो यहाँ पे m की जगह m+1 रख लो तो xm+1 आ जाएगा। फिर xm+1 में से xm घटाओ, वो दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस होगी, तो वो भी डेस्टिनेशन के साथ फ्रिंज विड्थ होगी, और आप देखेंगे वो भी इतनी आएगी। यानी दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस निकालें या दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस निकालें, वो आती उतनी है। इसका मतलब डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज इनकी विड्थ सेम होती है, इसीलिए यहाँ फ्रिंज विड्थ बोला जाता है। अगर दोनों की विड्थ अलग अलग होती तो हम बोलते ब्राइट फ्रिंज की विड्थ का फार्मूला और डार्क फ्रिंज की विड्थ का फार्मूला। यहाँ दोनों एक ही आते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ का फार्मूला। क्लियर हो गई बात? ठीक। और एक चीज़ और देखें, इसमें m कहीं नहीं है, इसमें क्या है? कैपिटल D, स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस, तो सभी फ्रिंजों के लिए ये डिस्टेंस वही रहेगी। लैम्डा जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ, 2d स्लिटों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक, तो ये 5वीं 6ठी 7वीं फ्रिंजों के लिए ये सारी चीज़ें एक ही रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिंज की जो विड्थ है वो फ्रिंज के ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करती। अगर यहाँ m होता तो ताकि 7वीं ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकाली तो m = 7 रखो, 8वीं की निकाली तो 8 रखो, लेकिन यहाँ नहीं है m। इसका मतलब फ्रिंज विड्थ जो है, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सभी ब्राइट और सभी डार्क फ्रिंज सेम विड्थ की बनती हैं, ब्राइट और डार्क फ्रिंज की विड्थ अलग अलग नहीं है। ठीक, दूसरी मेन पॉइंट है कि फ्रिंज विड्थ जो है फ्रिंज के ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब सभी ब्राइट और सभी डार्क फ्रिंजें एक ही विड्थ की बनती हैं। अगर एक फ्रिंज 2 सेंटीमीटर वाइड है, चौड़ी है, तो सभी फ्रिंजों की विड्थ 2 सेंटीमीटर ही होगी। क्लियर हो गई बात सबको? अच्छे से समझ में आ गया इसको? ठीक, तो ये हमने आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंजेस कैसे बनती हैं, ठीक, ब्राइट और डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालने का फार्मूला बताया, फिर फ्रिंज विड्थ का फार्मूला मैंने आपको बताया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, अभी हम लोगों ने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाया है, तो इसी पर बेस हम लोग एक क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। ये आपको यूनिवर्सिटी में पूछा गया न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन ये है कि आपको प्रूव करना है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन के किसी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, ठीक है, इंटरफेरेंस के कारण, वो होती है I = A + B cos² kx/2, जहाँ A, B और K जो है ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और x जो है स्क्रीन पर जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसकी स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस है। यानी जो डिस्टेंस अभी हमने xm मानी थी वो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है x है, तो x मानी। अब सोचिए S1 से चलने वाली वेव और S2 से चलने वाली वेव जब मीडियम में आगे बढ़ती हैं तो आपस में मिलती हैं, सुपरपोजिशन होता है और इंटरफेरेंस होता है। अब स्क्रीन का एक पॉइंट P आपने लिया है सेंटर से एक डिस्टेंस पर, हमें प्रूव करना है कि इस पॉइंट P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इतनी होगी। हमें पता है कि इंटरफेरेंस के कारण जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, वी नो दैट द रिजल्टेंट intensity is given by रिजल्टेंट इंटेंसिटी के फॉर्मूले बताए थे मैंने। अगर एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखें तो k A1² + A2² + 2 A1 A2 cos phi, जहाँ phi S1 S2 चलने वाली वेव जब पॉइंट पे पहुँचेंगी तो उनके बीच का फेज डिफरेंस है। अब अगर आप देखें तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं k A1² + A2² - 2 A1 A2 और +2 A1 A2, यानी हमने इसमें A1 A2 ऐड कर दिया और A1 A2 जो है वो सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक, और आगे जो प्लस 2 A1 A2 cos phi लिखा था वो मैं लिख देता हूँ फिर से, 2 A1 A2 cos phi। ये डिस्टेंस
b है और ये डिस्टेंस भी d। तो हमने क्या किया, इसमें 2a1 a2 ऐड कर दिया, 2a2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो सब्ट्रैक्ट किया है उसको हमने इसके साथ लिख दिया। अब ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, ये a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और k का अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे। चलिए अभी बाद में कर लेना, k लिख दिया। अब ये हो गया आपका a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, इतना। इन दोनों से 2a1 a2 कॉमन ले लेते हैं। 2a1 a2 कॉमन लोगे तो इससे बचेगा 1 प्लस cos फाई, ठीक है। cos 2 थीटा का सूत्र फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos फाई को हम लोग से 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1 यहाँ पर, कि a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस 2a1 a2 1, इसका फार्मूला लिखा cos फाई का, cos 2 थीटा के फार्मूले से। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और i इक्वल टू आ जाएगा k। अब इस k का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए k a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2 4 k a1 a2 cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। सबकी समझ में आ गई बात, ठीक। चलिए अब हम जानते हैं कि S1 S2 से चलने वाली वेव जब पॉइंट P पर पहुंचती हैं, ठीक, तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है फाई, तो फाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं यहाँ पर, ठीक। अभी पिछले आर्टिकल में बताया था 4 पाई xm स्मॉल d अपॉन कैपिटल D बताया था। तो यहाँ xm नहीं, सेंटर से डिस्टेंस x है, तो x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। पहले इनके बीच का पाथ डिफरेंस निकाला था लास्ट आर्टिकल में, फिर पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकाला, तो यही तो आया था, ठीक। तो फाई की वैल्यू होती है 4 पाई xm स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ठीक। ये फाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या कर लें, पुट कर लें। तो फाई की वैल्यू जब हम लोग पुट कर लेंगे यहाँ पर 4 पाई x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, लैम्डा भी होता है, सॉरी। तो यहाँ पे पुट करिए आप, देखिए क्या आएगा। तो I इक्वल टू k a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस 4k a1 a2 cos स्क्वायर, और फाई की वैल्यू लिख दी हम लोगों ने 4 पाई x स्मॉल d अपॉन d लैम्डा, ठीक। ये किसकी वैल्यू है, ये फाई की वैल्यू है, ठीक। और ये बाई 2 और है, इसमें से x को हम लोग अलग कर लें। x, ठीक। वैसे तो ये 2 से 4 कैंसिल हो सकता है, लेकिन जो प्रूव करना है उसमें यहाँ पे हमें बाई 2 चाहिए, ठीक। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे। अब हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि लेट इस k a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, आप जानते हैं a1 a2 और k तीनों कांस्टेंट हैं, तो इसको हमने एक नया कांस्टेंट a मान लिया। 4k a1 a2 ये भी कांस्टेंट है, इसको हमने b मान लिया। और 4 पाई स्मॉल d अपॉन d लैम्डा ये भी कांस्टेंट है, इसको हमने कैपिटल K मान लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें मान ली, ठीक। तो इससे क्या होगा, अब ये वैल्यू आप यहाँ पे रखिए इस इक्वेशन में, ठीक। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग above values in
इक्वेशन 1 वी गेट, सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, तो इसकी जगह रखेंगे a प्लस बी कॉस स्क्वायर के कैपिटल के और x/2। ये हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ कर दिया हम लोगों ने कि स्क्रीन पर किसी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी a प्लस बी कॉस स्क्वायर के x/2। ये तो हम लोगों ने पहले टर्न पे पढ़ा था कि इंटरफेरेंस के कारण किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी फार्मूला ये होता है। इसमें 2a1a2 ऐड कर दिया, 2a2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो सब्ट्रैक्ट किया उससे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1a2, ये a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों से 2a1a2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस फाई है, कॉस फाई का फार्मूला लगा दिया, 2 कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस 1, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, ये इतना आ गया। फिर फाई हमें पता है पॉइंट बी पर फेज डिफरेंस है दोनों वेव के बीच का, जिसकी वैल्यू हम पहले से जानते हैं इतनी होती है फेज डिफरेंस की वैल्यू। तो ये फाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, फाई की वैल्यू हमने रख दी, एक्स को अलग कर दिया क्योंकि एक्स अलग है वहाँ पर, ठीक, x/2 को अलग कर लिया। अब अगर खुद ही देखें तो ये एक कॉन्स्टेंट है, इसको हमने a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको k मान लिया। क्लियर हो गई बात, ठीक। तो ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत हो बताइए, सबकी समझ में आ गई बात? तो इस तरह से ही हम लोग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे बेस है। तो ये YDSE का एक लेक्चर था, YDSE का एक दूसरा लेक्चर भी लाएंगे, तब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा। तो अभी इतने को आप तैयार करिए अच्छे से और पढ़ाई करते रहिए, घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।